प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 10 के मैथ्स के चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तीसरे पार्ट के साथ करेंगे। साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 10 में ही हम विज्ञान के अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के चौथे भाग को समझेंगे। साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 12 में हम गणित के अध्याय सांतत्य तथा अवकलनीयता को पढ़ेंगे। साथ साथ इन पर आधारित बेहद रोचक प्रश्नों को भी करेंगे। और अंत में कक्षा 12 में ही हम फिजिक्स के चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र को समझेंगे। साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय समांतर श्रेणियां का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था परिचय पर आधारित कुछ प्रश्न समांतर श्रेणियां के। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एपी का nवां पद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह हम एपी का nवां पद प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम पद ए और 7 अंतर डी वाली एक एपी का nवां पद यानी कि an a योग n घटा a गुने d द्वारा प्राप्त होता है। यानी कि एपी का nवां पद हम प्राप्त कर सकते हैं a योग n घटा a गुने d से। इस सूत्र को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि इसका प्रयोग हम प्रश्नों को हल करने में करेंगे। यहाँ पर an को एपी का व्यापक पद यानी कि जनरल फॉर्म भी कहा जाता है। और यदि किसी एपी में m पद है तो उसका अंतिम पद हम निरूपित करते हैं am से। और किसी भी एपी के अंतिम पद को हम कभी कभी L द्वारा भी व्यक्त करते हैं। तो ये थी थोड़ी बहुत जानकारी एपी के nवें पद के बारे में। चलिए अब हम इस सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है एपी 2, 7, 12 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती हुई का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें ये जो एपी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है इसका 10वां पद ज्ञात करना है। यानी कि इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना है 1, 10। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम किस तरह हल करेंगे। बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है a यानी कि प्रथम पद जो कि बराबर है 2 के। d हमने इस दी हुई एपी का ज्ञात किया है जो कि बराबर है 5 के। और n है 10। और हमें ज्ञात करना है यहाँ पर a10। a10 हम ज्ञात कर सकते हैं an के सूत्र के द्वारा। an का सूत्र जो कि अभी अभी हमने सीखा था बराबर होता है a योग n घटा a गुणे d के। तो चलिए अब हम इस सूत्र में a, n और d के मान को प्रतिस्थापित करके a10 यानी कि a10 का मान ज्ञात करते हैं। तो a10 हमारा बराबर हो जाएगा 2 योग 10 घटा a गुणे 5 के, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a10 बराबर 47। तो इस तरह हमने दी हुई एपी का 10वां पद ज्ञात किया जो कि बराबर है 47 के। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है एपी 21, 18, 15 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती हुई का कौन सा पद
81 है। साथ ही क्या इस 80 का कोई पद शून्य है? इस प्रश्न में हमें जो 80 दी गई है वो है 21, 18, 15 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती हुई, और हमें इसमें ये बताना है कि क्या इस 80 में कोई पद घटा 81 है। और इसके साथ ही हमारा जो इस प्रश्न में दूसरा प्रश्न हमें पूछा जा रहा है वो है कि क्या इस 80 में कोई पद शून्य है। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है a जो कि बराबर है 21 के, सार अंतर d जो कि बराबर है घटा 3 के, और हमें यहाँ पर अंतिम पद दिया गया है यानी कि an हमें यहाँ पर दिया गया है इस प्रश्न में घटा 81। अब आप सोच रहे होंगे कि घटा 81 हमारा अंतिम पद कैसे हो गया। चूंकि यहाँ पर हमें ये बताना है कि घटा 81 कौन सा पद है, यह बताने के लिए हमने यहाँ पर मान लिया है कि हमारा जो आखिरी पद है वो है घटा 81। तो चलिए अब हम an के सूत्र द्वारा n का मान ज्ञात करते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि घटा 81 कौन सा पद है। तो an का सूत्र जैसा कि आप सब जानते हैं बराबर होता है a योग n घटा 1 गुने d के, जहाँ पर हम अब an, a और d के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। जब हम यहाँ पर इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा घटा 81 बराबर 21 योग n घटा 1 गुने घटा 3, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा घटा 81 बराबर 24 घटा 3n, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा घटा 105 बराबर घटा 3n, यानी कि n बराबर 35। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया n जो कि बराबर है 35 के। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इस दी हुई 80 का जो 35वां पद होगा वो होगा घटा 81। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्न के दूसरे भाग की ओर, जिसमें हमें ज्ञात करना है कि क्या इस 80 का कोई पद शून्य है। यह ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर मान लेंगे कि हमारा जो an है वो बराबर है शून्य के, क्योंकि हमें यहाँ पर यह जानना है कि क्या कोई ऐसा n है कि an बराबर शून्य हो, और यदि कोई ऐसा n है तो हम इसे ज्ञात कर सकते हैं an के सूत्र द्वारा। an के सूत्र में an, a और d के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 21 योग n घटा 1 गुने घटा 3 बराबर शून्य, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 गुने n घटा 1 बराबर 21, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा n बराबर 8, यानी कि हमारे इस दिए गए 80 का जो 8वां पद होगा वो होगा शून्य। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल किया और बताया कि इस 80 का कौन सा पद घटा 81 है, और साथ ही यह भी बताया कि इस 80 का कौन सा पद शून्य है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है वह 80 निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। इस प्रश्न में हमें 80 निर्धारित करना है और हमें यहाँ पर दिया गया है उस 80 का तीसरा पद और 7वां पद, जो कि है 5 और 9। चलिए बढ़ते हैं आप इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम यह लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है तीसरा पद अर्थात 80 जो कि है 5। 80 को हम लिख सकते हैं a योग 2 गुने d जो कि बराबर होगी 5 के, और इसी प्रकार से हमें जो 7वां पद दिया गया है यानी कि a7 दिया गया है उसे हम लिख सकते हैं a योग 6d जो कि बराबर होगी 9 के। यहाँ पर हमें दो समीकरण प्राप्त हुए हैं जो कि हैं a योग 2 गुने d बराबर 5, इसे हमने समीकरण 1 मान लिया है, और दूसरी समीकरण हमने माना है a योग 6 गुने d बराबर 9 को। अब जब हमारे पास दो समीकरण आ गए हैं तो चलिए अब हम इस दोनों समीकरण को हल करेंगे। हल करने के लिए हमने घटाया है। जब हम इन समीकरण को घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा घटा 4d बराबर घटा 4 के, और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा d बराबर 1। अब
जब हमारे पास d का मान आ गया है तो हम a का मान भी बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो a का मान हम ज्ञात करेंगे किसी भी समीकरण में d के मान को प्रतिस्थापित करके। यहाँ पर हम पहले समीकरण में d के मान को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। जब हम d के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a योग 2 गुने a बराबर 5, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा a बराबर 3। तो अब हमारे पास यहाँ पर a का भी मान आ गया है और d का भी मान आ गया है। a बराबर है हमारे 3 का और d बराबर है 1 के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और निर्धारित करते हैं हम AP को। तो इस AP का जो प्रथम पद होगा वो बराबर होगा a के, और a हमने यहाँ पर प्राप्त किया है 3। तो इस तरह हमने AP का प्रथम पद प्राप्त कर लिया है जो कि है 3। अब हम ज्ञात करेंगे AP का दूसरा पद। AP का दूसरा पद हम ज्ञात कर सकते हैं a योग b को हल करके। a हमारे पास यहाँ इस प्रश्न में दिया गया है 3 और d हमें दिया गया है 1, जिसे हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 योग 1 यानी कि 4। अब हम ज्ञात करेंगे AP का तीसरा पद। AP का तीसरा पद हम ज्ञात कर सकते हैं a योग 2 गुने d को हल करके। जब हम यहाँ पर a और d के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 योग 2 गुने 1 यानी कि 5। इसी प्रकार से अब हम AP का चौथा पद ज्ञात करेंगे जो कि बराबर होगा a योग 3 गुने d के। जब हम यहाँ पर a और d के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 योग 3 गुने 1, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6। तो इस तरह हमने AP के कुछ पद को ज्ञात किया है जो कि है A1, A2, A3 और A4। तो जो AP हमारा निर्धारित होगा वो हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7 और इसी प्रकार से आगे बढ़ता हुआ, और यही हो जाएगा हमारा वांछित AP। तो इस तरह हमने तीसरे पद और सातवें पद के द्वारा भी AP को निर्धारित किया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर जो कि है AP 10, 7, 4 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती हुई घटा 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यह जो AP आपको स्क्रीन पर दिख रही है इसके अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। यहाँ पर इस प्रश्न में हमें दिया गया है प्रथम पद यानी कि a जो कि बराबर है 10 के, सारवंतर d जो कि बराबर है घटा 3 के, और अंतिम पद यहाँ पर हमें दिया गया है घटा 62। तो चलिए अब हम an के सूत्र में इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करके ज्ञात करते हैं कि हमारे इस AP में कुल कितने पद हैं। an का सूत्र जैसा कि आप सब जानते हैं बराबर होता है a योग n घटा 1 गुने d के, जिसमें हम an, a और d के मान को जब प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा घटा 62 बराबर 10 योग n घटा 1 गुने घटा 3, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा घटा 72 बराबर n घटा 1 गुने घटा 3, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 24 बराबर n घटा 1, और जब हम यहाँ से n प्राप्त करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 25। यानी कि इस दिए गए AP में कुल 25 पद है। अब हमें ज्ञात करना है अंतिम पद से प्रथम पद की ओर का 11वां पद। तो अंतिम पद से प्रथम पद की ओर का 11वां पद बराबर होगा 15वें पद के। तो यहाँ पर अब हमें इस प्रश्न का 15वां पद ज्ञात करना है। 15वां पद हम ज्ञात कर सकते हैं a योग 14 गुने d को हल करके। हमारे पास इस प्रश्न में a का मान भी है और d का मान भी है। जब हम इन दोनों के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें मिल जाएगा a 15 बराबर 10 योग 14 गुने घटा 3, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10 घटा 42 यानी कि घटा 32। तो इस दी गई AP का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर का 11वां पद अर्थात a 15 बराबर हो रहा है घटा 32 के। तो इस तरह हमने इस प्रश्न को भी हल कर लिया है। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT बुक में मिल जाएंगे जिसे आप जरूर हल करें। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने सीखा
एपी का nवां पद। हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे एपी के प्रथम n पदों का योग। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज हम इसका चौथा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस चौथे भाग में हम बात किस चीज की करने वाले हैं। तो इसमें हम बात करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन की। परंतु वायुमंडलीय अपवर्तन को पढ़ने से पहले चलिए एक मजेदार सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है इंद्रधनुष। क्या आप जानते हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है? जरा इस तस्वीर को देखिए, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है इससे? दरअसल ये एक तस्वीर है एक पानी की बूंद की। यहाँ पर सबसे पहले जो सूर्य की रोशनी है उसका अपवर्तन होता है। उसके बाद जब रोशनी पानी की बूंद के अंदर जाती है तो दूसरी तरफ से बाहर निकलने के बजाय उसका परावर्तन हो जाता है। क्या आप जानते हैं यहाँ पर कौन सा परावर्तन हुआ होगा? अगर आपका उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो आपका जवाब सही है, क्योंकि यहाँ पर कोई शीशा तो लगा नहीं है और यहाँ पे पानी की बूंद ही है। तो यहाँ पर किरण का अपवर्तन हुआ है, परंतु इतना ज्यादा अपवर्तन हुआ है कि वो वापस से उसी माध्यम में आ गई और इसके बाद यहाँ पे इसका फिर से अपवर्तन होता है और पानी की बूंद से जो रोशनी जिस तरफ से आई है उसी तरफ से वापस निकल जाती है, परंतु इस बार उसका स्पेक्ट्रम बन चुका है और वो 7 अलग अलग कलर में विभाजित हो चुकी है, जो हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देती है। यहाँ पर इस फिगर को देखिए, अगर आपकी आंखें इस तरफ है तो आपको आगे की तरफ इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको 3 चीजें देखनी है। एक तो जो सूरज है वो हमारे पीछे की तरफ होना चाहिए, दूसरा जो पानी की बूंद है वो हमारे आगे की तरफ होनी चाहिए, तब जाकर कहीं हमें इंद्रधनुष हमारे आगे दिखाई देगा। और यही कारण है कि इंद्रधनुष इतना कम दिखाई देते हैं, क्योंकि हर समय बारिश तो होती नहीं है और जब बारिश होती है तो जरूरी नहीं है कि जो सूरज है वो हमारे पीछे की तरफ हो। चलिए इंद्रधनुष के बारे में एक और खास बात जानते हैं। हो सकता है कि आपको लगता हो कि इंद्रधनुष एक हाफ सेमी सर्कल होता है, यानी कि एक सर्कल का आधा हिस्सा होता है, जैसा यहाँ पर भी दिखाया गया है। परंतु वास्तव में जो इंद्रधनुष होता है वो एक पूरा सर्कल होता है, यानी कि एक पूर्ण चक्र होता है और हमें नीचे से सिर्फ आधा दिखाई देता है। अगर आप किसी ऊंची बिल्डिंग से या फिर हवाई जहाज से इंद्रधनुष को देखें तो आपको एक पूरा चक्र दिखाई देगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन को समझते हुए। इसको हम कुछ सवालों के जरिए समझेंगे। जैसे कि पहला सवाल है कि कोई भी आकाशीय वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होती है, तो ऐसा क्यों होता है? अब जाहिर सी बात है कि इस सवाल का उत्तर है वायुमंडलीय अपवर्तन। परंतु आइए देखते हैं कि ये होता किस तरह से है।
मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, मानना क्या है, ये अर्थ की ही फोटो है और ये है इसका वायुमंडल। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ के चारों ओर वायु की काफी सारी परतें हैं, तो वो हमारा वायुमंडल होता है। अब होता क्या है कि हल्की वायु जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है, परंतु जो भारी वायु होती है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे की तरफ होती है। तो उससे क्या होता है कि ऊपर एक विरल माध्यम बन जाता है और नीचे एक वायु का सघन माध्यम बन जाता है। अब मान लीजिए कोई सी भी वस्तु है, जैसे कि एक तारा हो गया, तो उससे जब प्रकाश धरती पर आता है तो जैसा कि हम देख सकते हैं वो विरल माध्यम वाले वायु से सघन माध्यम वाले वायु में आया है, तो यहाँ पर उसका अपवर्तन होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले अभिलंब बनाएंगे और क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में रोशनी आ रही है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी और इससे क्या होगा कि जब हम देखेंगे तो हमें तारा कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। तो उसकी वास्तविक स्थिति तो थोड़ी नीचे थी, परंतु हमें तारा थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, उसकी आभासी स्थिति थोड़ी सी ऊपर हो गई है। जितनी भी चीजें धरती से बाहर होती हैं, यानी कि धरती के वायुमंडल से बाहर होती हैं, वो सभी चीजें इसी रीजन से हमें थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी हुई दिखाई देती है। चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा सवाल। ये है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। दरअसल होता क्या है कि सूर्य उगने से 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लगता है और जब वो डूब जाता है उसके भी 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता रहता है। तो ऐसा भी होता है वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से है। जैसा हम जानते हैं कोई भी चीज हमें थोड़ी सी ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती है, इसी वजह से जो सूरज है वो नीचे डूबने के बाद भी हमें 2 मिनट तक दिखाई देता है। चलिए देखते हैं कि ऐसा होता कैसे है। ये हमारा अर्थ हो गया और ये उसके आसपास की वायुमंडल और ये हमारा हो गया क्षितिज। अब अगर आपको नहीं पता कि क्षितिज क्या होता है तो दरअसल अर्थ हमारा गोल है और अगर हम उसके कहीं पे भी हैं तो हमें पूरा अर्थ तो दिखाई देगा नहीं, हम अर्थ के एक कुछ हिस्से को ही देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इंडिया में हैं तो आप यहाँ पर खड़े खड़े अमेरिका को नहीं देख सकते क्योंकि वो जस्ट हमारे नीचे है। तो इसीलिए अर्थ का जितना भाग हम देख सकते हैं उसके आगे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश और धरती दोनों मिल रहे हैं और उसी को हम क्षितिज कहते हैं। जब सूर्य उससे ऊपर आ जाता है तो हम कहते हैं कि सूरज उग गया है और जब सूरज उसके नीचे चला जाता है तो हम कहते हैं कि सूरज डूब गया है। अब मान लीजिए सूरज यहाँ पर है और इसकी रोशनी अर्थ तक आ रही है। यहाँ पर क्या होगा कि हमारे अर्थ में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की ये रोशनी थोड़ी सी झुक जाएगी अभिलंब की तरफ और उससे क्या होगा कि हमें सूरज क्षितिज के ऊपर दिखाई देगा और ऐसा होने के कारण हमें सूर्य 2 मिनट तक ज्यादा दिखाई देगा। यही कारण है कि सूर्योदय 2 मिनट पहले हो जाता है और डूबने के 2 मिनट बाद भी हमें सूरज दिखता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि हमारे अर्थ में वायु की बहुत सारी लेयर है, यानी कि बहुत सारी परतें हैं, तो सूर्य की रोशनी बहुत बार अपवर्तित होती है और इस कारण हमें सूर्य होराइजन यानी कि क्षितिज से ऊपर दिखाई देता है जबकि वो नीचे होता है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। तो हम जानते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं, तो सवाल यही है कि आखिर तारे टिमटिमाते क्यों हैं। इसी सवाल के साथ हम ये भी जानेंगे कि तारे टिमटिमाते हैं फिर भी ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो यहाँ तक तो आप जानते ही हैं कि ये अर्थ है और वायु का सघन और विरल माध्यम है। अब यहाँ पर कोई तारा है, तारे हमसे बहुत बड़े हैं परंतु बहुत ज्यादा दूर हैं, इसलिए उनसे सिर्फ एक किरण ही अर्थ तक पहुंचती है और इस एक किरण का बहुत बार अपवर्तन होता है। उससे क्या होता है कि तारे की जो पोजीशन यानी कि जो उसका प्रतिबिंब है वो हर बार बदलता रहता है और इससे क्या होता है कि तारा हमें हर बार थोड़ा सा हिलता हुआ दिखाई देता है और इसी कारण कई बार हम तक उसकी रोशनी पहुंचती है, कई बार नहीं पहुंचती, कई बार कम पहुंचती है और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं। वहीं पे अगर हम एक किसी ग्रह की बात करें तो ग्रह तारे से बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, उनके पास तो खुद की रोशनी भी नहीं होती, दूसरी की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, परंतु क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा पास हैं तो तारे की तरह उनसे सिर्फ एक किरण नहीं बल्कि बहुत सारी किरण आती है। तो इसी वजह से ये थोड़े से ऊपर तो उठे हुए दिखाई देते हैं, परंतु क्योंकि इनसे बहुत सारी किरण आ रही है तो अगर 4-5 किरण हम तक नहीं भी पहुंच पाती फिर भी काफी सारी किरण हम तक पहुंच जाती है
और इसी वजह से ये टिमटिमाते नहीं हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जान चुके हैं। इस वीडियो में हमने बात करी है वायुमंडलीय अपवर्तन की, जहां पर हमने ये जाना कि अर्थ का जो वायुमंडल है उसकी वजह से अपवर्तन कैसे होता है। दरअसल वायु की बहुत सारी परतें बन जाती हैं। कुछ वायु गर्म होती है जो ऊपर की तरफ चली जाती हैं और ठंडी वायु नीचे रहती हैं। इसी वजह से ऊपर की तरफ विरल माध्यम बन जाता है, जबकि नीचे की तरफ सघन माध्यम बन जाता है। और इसीलिए जब भी किसी बाहर में रखे हुए बिंब की रोशनी हम तक पहुंचती है तो उसका अपवर्तन होता है, और इसी वजह से वो जहां पर होता है वहां ना दिखकर हमें कहीं और दिखाई देता है। चलिए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है। तो आपको दो चीजें करनी है। पहला, आपको पढ़ना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, और दूसरा आपको पढ़ना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस तरह से होता है, जिससे कि अगली बार जब हम प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे तो आपको वीडियो काफी अच्छे से समझ में आएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। क्विज 4। पहला प्रश्न, कोई भी आकाशीय वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर क्यों प्रतीत होती है? ऑप्शन ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन बी, वायुमंडलीय परावर्तन। ऑप्शन सी, विक्षेपण। ऑप्शन डी, प्रकीर्णन। दूसरा प्रश्न, वायुमंडलीय अपवर्तन किस कारण होता है? ऑप्शन ए, वायु के कणों के कारण। ऑप्शन बी, वायु के घनत्व में अंतर। ऑप्शन सी, वायु का समान घनत्व। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ऑप्शन ए, उनमें एकल किरण होती है। ऑप्शन बी, उनमें बहुत सी किरणें होती हैं। ऑप्शन सी, वे दूर हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न, 2 मिनट पहले सूर्योदय के पीछे क्या कारण है? ऑप्शन ए, विक्षेपण। ऑप्शन बी, प्रकीर्णन। ऑप्शन सी, वायुमंडलीय परावर्तन। ऑप्शन डी, वायुमंडलीय अपवर्तन। पांचवा प्रश्न, इंद्रधनुष क्यों बनते हैं? ऑप्शन ए, अपवर्तन। ऑप्शन बी, परावर्तन। ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी, ए और सी। सही उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर ए, दूसरे का बी, तीसरे का बी, चौथे का डी और पांचवें प्रश्न का उत्तर है डी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ सांतत्य तथा अवकलनीयता का भाग 5। पिछली वीडियो में हमने जाना संतत फलनों के बारे में, अवकलनीयता के बारे में, और साथ ही हमने देखे श्रृंखला नियम, अस्पष्ट फलनों का अवकलज और संयुक्त फलनों का अवकलज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पाठ के आज के भाग में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, यानी इसी को यदि मैं अंग्रेजी में कहूं तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। इसे हम समझेंगे एक उदाहरण की सहायता से। कहा गया है f of x बराबर साइन इनवर्स x का अवकलज ज्ञात कीजिए, और यह मान लीजिए कि इसका अस्तित्व है। तो आइए हल करते हैं। मान लीजिए कि y बराबर है fx के, जो कि बराबर है साइन इनवर्स x के, यानी साइन x के प्रतिलोम के। तो यदि इसको मैं ऊपर वाले दिए गए समीकरण को थोड़ा सा बदल दूं तो वो हो जाएगा x बराबर साइन y। अब इन दोनों पक्षों का x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1 बराबर cos y इंटू dy बाय dx, या फिर cos y गुना dy बटे dx। तो यहाँ पे हुआ क्या, जब हमने बाएं पक्ष का x के सापेक्ष अवकलन किया तो dx बटे dx हो गया 1,
लेकिन साइन के साथ जो कोण है वो y है और x के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है। तो यहाँ हमने उपयोग में लाया श्रृंखला नियम को। तो साइन y का जब y के सापेक्ष में अवकलन हुआ तो वो हो गया cos y और साथ ही में गुना में रह गया dy बटे dx। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यदि dy बाय dx गुना में जो cos y था उसको दूसरी ओर लिया जाए तो हो जाएगा dy बटे dx बराबर 1 बटे cos y। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy बाय dx बराबर 1 बटे में cos गुना साइन इनवर्स x। कुछ नहीं किया है, सिर्फ y जो है उसका मान हमने समीकरण में स्थापित कर दिया है। अब हमें पता है कि cos y का मान शून्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फलन परिभाषित नहीं रहेगा। यानी अगर cos y शून्य नहीं हो सकता तो इससे हमें सीधा परिणाम ये प्राप्त होता है कि साइन इनवर्स x जो है वो ना तो माइनस पाई बाय 2 के बराबर है और ना पाई बाय 2 के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि x का मान ना तो ऋणात्मक 1 के बराबर है ना ही 1 के बराबर है, जिससे हमें ये पता चला कि x जो है वो विवृत अंतराल -1, 1 में बिलोंग करता है। यानी x जो है वो -1 और 1 के बीच में दी गई कोई एक संख्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि x जो है वो -1, 1 के विवृत अंतराल में है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन गुना साइन इनवर्स x जो है वो x के बराबर हो जाएगा। हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। और ऐसे कैसे? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 के। तो इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1 माइनस साइन। अब y की जगह पे आप साइन इनवर्स x लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन गुना में साइन इनवर्स x का होल का स्क्वायर। अब साइन से साइन इनवर्स जाएगा, जैसे कि आपने ऊपर देखा वहां पे केवल x बच जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी cos स्क्वायर y का मान है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर cos स्क्वायर y का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो cos y का होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे हमें ये मिला कि y जो है वो बिलोंग करता है, या y एक संख्या है -π/2, π/2 के विपरीत अंतराल के अंदर, जिससे हमें ये पता चलता है कि cos y का मान जो है वो 0 से बड़ा है, यानी cos y धनात्मक है। तो cos स्क्वायर y अगर धनात्मक है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा जब, तो आप इसको कुछ इस प्रकार से हल करेंगे कि cos y बराबर अंडर रूट या फिर वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऊपर हमने किया क्या? हमने ये किया कि जब आप वर्ग हटाएंगे cos y का तो आपको प्लस में भी मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल और माइनस में भी मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि cos y जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसलिए cos y बराबर होगा धनात्मक वर्गमूल 1 माइनस एक्स के वर्ग के। तो हम लिख सकते हैं कि dy बटे dx बराबर है 1 बटा cos y बराबर 1 बटा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो ये हमें हमारा हल प्राप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है कि f ऑफ x बराबर है tan इनवर्स x के, और इसका हमें अवकलज ज्ञात करना है और यह मान लेना है कि इसका अस्तित्व है। अब मान लीजिए कि y बराबर है fx के और वो बराबर है tan इनवर्स x के, तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर है tan y के। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है कि 1 बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर y गुना dy बाय dx। अब ये हुआ कैसे? बाएं पक्ष में था x, उसका जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, और दाएं पक्ष में है tan y। अब क्योंकि y है x तो है नहीं, तो इसको अवकलज अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको यहाँ पर श्रृंखला नियम का उपयोग करना होगा, जो कि हो जाएगा sec स्क्वायर y गुना dy बटे dx। अब हमें इससे प्राप्त हो गया
कि dy बाई dx बराबर होता है 1/sec स्क्वायर y के। अब हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, तो sec स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह y है, तो sec स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब y हमारा क्या था, y बराबर fx बराबर tan इनवर्स x, तो y की जगह पर आप tan इनवर्स x डाल दीजिए और पूरे का वर्ग ले लीजिए, आपको मिल जाएगा 1/1 जमा x स्क्वायर। वो तो था tan इनवर्स x का अवकलज। अब यहाँ पर आप इसी प्रकार से इन्हीं कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप सारे जितने भी ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं, जैसे कि cos इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, इन सभी के अवकलज को प्राप्त कर सकते हैं। cos इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, sec इनवर्स x का अवकलज होता है 1/x गुना वर्गमूल x स्क्वायर माइनस 1, और cosec इनवर्स x का होता है -1/x गुना वर्गमूल x स्क्वायर माइनस 1। ये तो थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और उनके अवकलज। साथ ही में ये जो डोमेन ऑफ f डैश है, ये क्या है, ये होता है कि अवकलज के बाद जो आपको फलन प्राप्त हो रहा है उसका प्रांत क्या होता है। जैसे cos इनवर्स x का है -1,1, cot इनवर्स x का है r, sec इनवर्स x का है -∞, -1 यूनियन 1, ऐसे ही cosec इनवर्स x का। आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आज का अध्याय आपको समझ आया होगा। तो चलिए एक बार संक्षेप में देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें हमने 2 उदाहरण किए, tan इनवर्स x का और sin इनवर्स x का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे चरघातांकी एवं लघुगणकीय फलनों के बारे में। अब घर जाइए, प्रश्नावली 5.2 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आप सबको हल कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का
8वां भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे प्रकाश का परिक्षेपण और जानेंगे सूर्य प्रकाश के कारण होने वाली कुछ प्राकृतिक घटनाओं को। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, परिक्षेपण का अर्थ होता है श्वेत प्रकाश का अपने रंग घटकों में विभाजन होना। यानी जब भी श्वेत प्रकाश किसी सघन माध्यम से गुजरता है तो वह अपने रंग घटकों यानी जिनसे मिलकर वह बना है उनमें वो बढ़ जाता है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने 7 रंग घटकों में बढ़ जाता है और ये रंग प्रिज्म की दूसरे सतह से निर्गत होते दिखाई देते हैं। दोस्तों, इन 7 रंगों के बैंड को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर यह परिक्षेपण होता क्यों है? तो इसका कारण है कि विभिन्न रंगों का प्रकाश अलग अलग कोण पर विचलित होता है। यानी कि किसी एक माध्यम में अलग अलग आवृत्ति या यूं कहें कि अलग अलग रंगों के प्रकाश अलग अलग कोणों पर विचलित होता है। अगर आप यहाँ देखें तो आप पाएंगे कि लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, जबकि बैंगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे दिखाई देता है बैंगनी रंग और सबसे ऊपर दिखाई देता है लाल रंग। दोस्तों, प्रकाश की इस परिघटना का सबसे पहले अवलोकन किया था सर आइजैक न्यूटन ने, जब वो दूसरे तारों तथा ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने एक प्रिज्म से निकलने वाले रंगों के आगे एक और प्रिज्म लगाया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि प्रकाश किरणों में इन रंगों के अलावा और भी रंग हो सकते हैं, जो शायद प्रिज्म की क्षमता की वजह से पृथक नहीं हुए हैं। लेकिन उन्हें फिर से वही 7 रंग मिले जो पहले थे। यानी इस प्रयोग से ये तो साफ हो गया कि प्रकाश इन्हीं 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसके बाद उन्होंने दूसरे प्रिज्म को उल्टा करके देखा तो उन्होंने पाया कि ये 7 रंग फिर से मिलकर श्वेत प्रकाश ही निर्गत करते हैं, जो उनके इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए काफी था कि श्वेत प्रकाश केवल 7 रंगों के घटकों से मिलकर ही बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय सूर्य प्रकाश के कारण होने वाली कुछ प्राकृतिक घटनाओं की ओर और समझते हैं पहली परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन को, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे किसी तारे की स्पष्ट स्थिति को। दोस्तों, हम रात में चमकने वाले तारों को जिस स्थिति पर देखते हैं वो उनकी वास्तविक स्थिति नहीं होती है। वास्तव में हमें उनका एक आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है जो उनकी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर की ओर होता है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही तारे से आने वाला प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे गमन करना पड़ता है लगातार बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से, जिसकी वजह से तारे से आने वाला प्रकाश लगातार अभिलंब की ओर झुकता रहता है। और जब ये प्रकाश हम तक पहुंचता है तो हमें लगता है कि प्रकाश सीधा गमन करता है, जिसकी वजह से आने वाले प्रकाश की ही सीध में हम मान लेते हैं कि तारे की वास्तविक स्थिति होती है। दोस्तों, इसके अलावा आपने देखा भी होगा कि ये तारे टिमटिमाते हैं, मतलब कभी इनकी चमक होती है बहुत ज्यादा तो कभी बहुत कम। और इसके पीछे भी समान कारण ही होता है, क्योंकि हमारे वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, जिसकी वजह से तारे की चमक भी लगातार बदलती रहती है और हमें लगता है कि ये तारे टिमटिमा रहे हों। इसके अलावा वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से हमें सूर्योदय जल्दी तथा सूर्यास्त देर से दिखाई देता है। आइए समझते हैं
कि ये आखिर होता कैसे है। तो दोस्तों, सूर्योदय का अर्थ होता है कि जब सूर्य क्षैतिज से ऊपर हो। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से हमें किसी तारे का एक आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है जो तारे की वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर होता है। ठीक इसी तरह जब सूर्य क्षैतिज से नीचे होता है, फिर भी इसका एक आभासी प्रतिबिंब क्षैतिज से ऊपर की ओर दिखना शुरू हो जाता है, जिससे हमें लगता है कि सूर्य क्षैतिज से ऊपर आ चुका है और हो चुका है सूर्योदय। अब ठीक इसी तरह सूर्यास्त के समय पर जब सूर्य क्षैतिज से नीचे चला जाता है, फिर भी हमें उसकी स्थिति क्षैतिज से ऊपर की ओर दिखाई देती है, जिसकी वजह से वास्तविक सूर्यास्त के पश्चात भी हमें सूर्य दिखाई देता रहता है और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सूर्यास्त में देरी हो जाती है। आइए अब समझते हैं सूर्य प्रकाश के ही एक और परिघटना, सूर्य प्रकाश के प्रकीर्णन को। दोस्तों, इस परिघटना के अनुसार जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो इसके प्रवेश करने के बाद वायुमंडल में मौजूद कणों से यह टकराता है और सूर्य प्रकाश में उपस्थित कम तरंग दैर्घ्य वाले रंग वायुमंडल में मौजूद कणों से टकराने के कारण इधर उधर फैल जाते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है नीले रंग की, इसलिए सबसे ज्यादा नीला रंग ही फैल जाता है, जबकि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाला लाल रंग सबसे कम फैलता है। दोस्तों, इस परिघटना को हम अपनी रोजाना जिंदगी में देखते भी हैं और वो है आसमान का नीला दिखाई देना। यानी हम ये कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। इसके अलावा आपने सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य तो देखा ही होगा। इस समय पर सूर्य कुछ ज्यादा ही लाल नहीं दिखाई देता, जबकि पूरे दिन में सूर्य कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो दोस्तों, सूर्य का इन अलग अलग रंगों में दिखाई देना भी होता है सूर्य प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण। कैसे? आइए समझते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य होता है क्षैतिज के सबसे पास, और इस स्थिति में सूर्य प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल में सबसे ज्यादा गमन करना पड़ता है, जिसकी वजह से सूर्य प्रकाश के काफी सारे रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होने के कारण सिर्फ लाल रंग ही हम तक पहुंच पाता है और हमें लगता है कि जैसे सूर्य ही लाल रंग का हो गया हो। वहीं दोपहर के समय सूर्य होता है ठीक हमारे सर के ऊपर और अब सूर्य प्रकाश को हम तक आने के लिए वायुमंडल में सबसे कम दूरी तक गमन करना पड़ता है, जिसकी वजह से कम सूर्य प्रकाश ही प्रकीर्णित होता है और लगभग श्वेत प्रकाश ही हम तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से सूर्य भी कुछ श्वेत ही दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम हमारे आज के वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज के वीडियो में समझाए गए विषय समझ आए होंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने समझा प्रकाश के परिक्षेपण को, यानी कि श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभाजित होना। इसके बाद हमने समझा सूर्य प्रकाश के कारण होने वाली कुछ प्राकृतिक घटनाओं को, जैसे कि वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। अगले वीडियो में हम समझेंगे प्रकाश की ही एक और परिघटना, कुल आंतरिक परावर्तन को। तब तक के लिए गुड बाय।
नमस्ते दोस्तों, डीजी 7 के आज के एपिसोड में आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 10 में मैथ्स के चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ा, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। ठीक इसके बाद कक्षा 10 में हम विज्ञान के अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार को पढ़ा, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। ठीक इसके बाद कक्षा 12 में हम गणित के अध्याय सांतत्य तथा अवकलनीयता को पढ़ा और इसके बाद कक्षा 12 में ही हम भौतिकी के अध्याय किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र को समझा, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। आइए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, कल हम कक्षा 10 में सामाजिक अध्ययन के अध्याय विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 10 में ही हम इंग्लिश के चैप्टर प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 12 में हम केमिस्ट्री के चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे और अंत में कक्षा 12 में ही हम बायोलॉजी के चैप्टर वंशागति के आणविक आधार को समझेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो अभी आपने देखा इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डीजी 7 इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।